गाइज वेलकम टू माय चैनल बी द टॉपर। एंड आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 9th का रिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है 401 और ये 9th क्लास का एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। और आज से हम इस चैप्टर को, इस पूरे बुक को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर पूरी बुक आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। और ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो रिटेल, इसमें आपका जॉब रोल क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट बनते हो आप, ठीक है। एक स्टोर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है उसको आप असिस्ट करते हो, ठीक है। तो ये आपका एक क्वालिफाइंग होता है कि भाई आपको एक जॉब रोल इस तरीके का मिलने वाला है। और अब हम आएंगे कंटेंट पे। सबसे पहले, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ वही कंटेंट भी डिस्कस करेंगे। जब हम चैप्टर 2 करेंगे तो हम उसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। ये हमारा यूनिट 1 है। आपको रिटेलिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि रिटेलिंग होती क्या है। मतलब इसमें 4 सेशन होंगे आपके पास, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 एंड सेशन 4 कि बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग क्या होता है, ठीक है। मतलब रिटेलिंग क्या होता है, किस चीज़ को बोलते हैं रिटेलिंग, फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग क्या है, क्या क्या काम होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जहाँ पे मतलब एक प्रॉपर शॉप है जो रजिस्टर्ड है, जो बिल, पक्का बिल जिसे हम कहते हैं, वो बना के देती है वगैरह वगैरह। और एक अनऑर्गेनाइज तरीके से जो हमारे आसपास, घरों के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं जो आपको सॉलिड बिल बना के नहीं देती, आपको कोई बिल बनाकर नहीं देती, तो वो होती है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। स्टोर और नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या है। स्टोर जहाँ पे मतलब एक पूरा फिजिकल स्पेस है, एक पर्टिकुलर स्पेस है कि भाई ये वाला जो स्टोर है वो इस जगह पर है, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये यहाँ पर है, आपको उसकी लोकेशन पता है, आप जा सकते हो। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होती है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की लोकेशन पता नहीं होती है। जैसे मान लो आप मार्केट गए तो एक सब्जी वाला एक दिन वहाँ खड़ा था, अगले दिन वो शायद वहाँ पे नहीं होता है, वो थोड़ा दूर होता है। या फिर और ऐसे आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हो तो उसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब जो सेशन 4 होता है वो क्या है, इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स। इंडियन और ग्लोबल रिटेलर्स क्या क्या होते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बेसिक चीज़ों को देखेंगे, और हम अगले सेशन से, अगले वीडियो से हम लोग इसका सेशन 1 डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अगर आप में से किसी के पास भी रिटेलिंग की बुक नहीं होगी अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी बुक भी प्रोवाइड करा दूंगी अगर आपके पास इनकेस अगर बुक नहीं होती है तो, ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, यूनिट 1 है हमारा, इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है, रिटेलिंग से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हम। तो सबसे पहले देखो ये क्या बता रहे हैं आपको, रिटेल इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ताकि क्योंकि ये हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट होता है और ये एक जॉब स्किल की तरह होता है। अगर आप वोकेशनल सब्जेक्ट को पढ़ोगे, सीखोगे, आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, रिटेल इंडस्ट्री बहुत देर से बोल रही हूँ मैं, पर मैंने आपको अभी तक बताया नहीं रिटेल होता क्या है। तो वैसे आपकी बुक में बाद में बता जाएगा, बट मैं आपको छोटा सा क्लू अभी दे देती हूँ। रिटेल का मतलब बेसिकली ये होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही होती है, वहाँ से वो किसी को देती है, वो किसी को देती है, और बेसिकली सामान किसके पास आ जाता है, सबसे बाद में सामान आता है एक दुकान के पास, और उससे सबसे बाद में आता है एक फाइनल कंज्यूमर के पास। जो हमारे घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को स्मॉलर क्वांटिटीज़ में एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं, तो वही होती है रिटेल स्टोर, ठीक है। जो छोटा छोटा आपको सामान दे दे, जैसे मान लो कि वो दुकान वाला है, उसने भाई 50 किलो का चीनी का कट्टा खरीदा होगा, ठीक है, या बोरा जो भी कहते हैं, वो उसने खरीदेगा। पर नॉर्मल हाउस होल्ड में भाई हम कोई 50 किलो चीनी थोड़े लेते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेंगे, अगर हमारी बहुत बड़ी भी फैमिली हो तो हम 5 किलो 10 किलो ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। तो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में फाइनल कंज्यूमर तक जो गुड्स होती हैं, जो सर्विसेज होती है, उनको पहुंचाता कौन है, एक रिटेल स्टोर। जो आपके घरों के आसपास आपको छोटे छोटे स्टोर दिखाई देंगे, किसी भी चीज़ के, किराने की दुकान होती है, मेडिकल शॉप होती है, कुछ भी होता है जैसे कि, तो ये सारा जो इंडस्ट्री है ये रिटेल इंडस्ट्री होती है। और अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपके घरों के पास छोटे छोटे दुकानें होती हैं, तो इससे आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका बहुत सारा पार्ट जीडीपी में हमारे आता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेल्स जो है, मतलब दुनिया में हर जगह सेल्स ही कर रहा है, हर कोई इंसान किसी ना किसी चीज़ को बेच ही रहा है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसके बारे में अब और आगे देखते हैं।
The retail industry secures the 5th position as an industry and is the second largest employer after agriculture. जो रिटेल इंडस्ट्री है वो 5th पोजीशन लेती है एज एन इंडस्ट्री, वो 5th पोजीशन में है। और हमारे इंडिया की बात करें अगर, तो एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है ये। एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉयबिलिटी देता है, दैट इज एम्प्लॉयर। तो इस तरीके की इंडस्ट्री है। रिटेल बिजनेस इज अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो सोसाइटी है वो भी ग्लोबलाइजेशन के आने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन समझ में आता होगा। मतलब जब हम और बहुत सारे देशों से कनेक्ट करते हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन होता है। Till a few years ago, we bought most of the daily use product from small shops in our neighborhood or a nearby market. अब कुछ सालों पहले भी, और हम मोस्ट ऑफ द पीपल आज के ज़माने में भी वो लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपने जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट है वो अपने नेबरहुड या फिर जो नियर बाय मार्केट होता है वहीं से खरीद के लाते हैं। ठीक है, जनरली the shopkeepers sell goods either individually as a sole proprietor or with the help of few assistants. जनरली क्या होता है, जो शॉपकीपर होते हैं या तो वो अपनी दुकान का सोल प्रोप्राइटर होते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब कि मतलब अकेला मालिक है, अकेले सामान बेच रहा होता है। जब जिसकी ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, वो एक बंदा भी अगर दुकान में बैठा है तो आराम से सामान बेच सकता है, या फिर उसको कुछ असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है तो असिस्टेंट को रख लेते हैं अपने पास ताकि उनको हेल्प मिल जाए। And in the last few years, however, the concept of large departmental stores and malls has come up, which also provide the same product. और कुछ जो आगे जो ग्लोबलाइजेशन आ गया है, मल्टी लेवल कंपनीज आ गई हैं, उसकी वजह से हमको बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर मॉल्स दिखाई देते हैं हमारे आसपास। और आपने बहुत से लोगों को सुना होगा या फिर आप खुद भी ऐसे होंगे जो अपने घर के आसपास से 2 किलो चीनी 1 किलो चीनी नहीं खरीदते होंगे। आपके घर में मान लो आपकी मम्मी पापा की भाई एक दिन छुट्टी होती है, भाई संडे है, मार्केट जाएंगे संडे में, और बहुत सारा घर का जितना भी ग्रोसरी का लाना है सामान सब कुछ मॉल से या फिर किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर आएंगे। तो टुडे सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपरमार्केट्स, malls and non-store retailing like multi-level marketing and telemarketing have replaced or coexist, transacting with the traditional retail business persons. अब देखो आज का जो टाइम आ गया है वहाँ पर सुपरमार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, नॉन स्टोर रिटेलिंग हो रही है। मतलब कभी नॉन स्टोर मैंने आपको आगे बता दिया कि जो एक पर्टिकुलर स्पेस पे नहीं होता, वो अलग अलग है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा, जिसको MLM भी कहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। और टेली मार्केटिंग जो आपको फ़ोन कर करके आपको किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, भाई आपको RO खरीदना है खरीद लो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे 3 बार एक लड़की का कॉल आ चुका है जो ज़बरदस्ती मेरे से कह रही है कि आप RO की सर्विस करवा लो। अब मेरे घर में RO ही नहीं लिया मैंने उससे, तो मैं RO की सर्विस क्यों कराऊँ। मैं उसको 3 बार बता चुकी हूँ कि मेरे घर में RO नहीं है जो तुम बात कर रही हो, बट वो फिर भी मुझे हर बार कॉल करती है। तो इस तरीके से होती है टेली मार्केटिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज तक भी कोएग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे हमारे पास हॉकर्स होते हैं जो गली में आते हैं सामान बेचने, तो चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं। ग्रोसर्स होते हैं, छोटी मोटी दुकान होती है, वेंडर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आसपास देखने को मिलती हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और आपको समझ में नहीं आएगा, वेरी ईजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बाकी हम सब कुछ समझ जाते हैं। There are various levels at which retail businesses operate, ranging from small owner-operated and independent shops to those in the national and international market. Various levels पर आपको रिटेल बिजनेस ऑपरेट होते हुए दिख जाएंगे। छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट शॉप्स है, कोई बहुत सारे कोलीग्स मान लो उन्होंने कुछ मिलके बनाया। तो ये नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में आपको ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई रिटेल स्टोर ढूंढना या कोई रिटेल बिजनेस को अपने आसपास देखना या पाना। तो देखो जैसे लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज़माना जैसे चेंज हो रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, सोसाइटी बदल रही है, तो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो राइजिंग। तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मान लो कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग अमीर से लोग हैं, उनके पास एप्पल के आईफोन्स हैं। अब उनके घर के आसपास या फिर मान लो 10 किलोमीटर में भी अगर कोई एप्पल का शोरूम उनको नहीं मिलेगा या फिर मतलब उनको कुछ गड़बड़ी होगी, उसको ठीक कराने का स्टोर अगर नहीं मिलता, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ये जो रिटेल जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन सा बिजनेस हमको किस जगह पे स्टेब्लिश करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आसपास दिखती हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है
वो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग के बारे में बताएगी, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो थर्ड सेशन होगा इसका, वहाँ पर हम आपको बताएंगे रिटेलिंग एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है। और जो फोर्थ सेशन होगा वो होगा कि एक रिटेल कैशियर का क्या ड्यूटी होता है, ठीक है, और इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर किस तरीके से काम करते हैं और उनका किस तरीके से चलता है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, सबसे पहले रिटेलिंग के बेसिक्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल, अब भाई रिटेल का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ठीक है। रिटेल इज अ बिजनेस डील इन विच द सेलर सेल्स स्मॉलर क्वांटिटीज, यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स है ना, टू द कंज्यूमर एज पर देयर नीड्स। एक ऐसा सेलर जो स्मॉल क्वांटिटीज में चीज़ों को, जैसे कि कोई गुड्स हो, कोई सर्विसेज हो, उसको कस्टमर तक पहुंचा दे जिस तरीके की कस्टमर की नीड है, ठीक है। तो वो होता है एक रिटेल बिजनेस। एक रिटेल स्टोर क्या होता है? रिटेल स्टोर एक रिटेल बिजनेस एंटरप्राइज होता है, एक ऐसा स्टोर, एक ऐसा बिजनेस जो कि सेल्स वॉल्यूम में काम करता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ाता है, सामान को बेचता है या फिर सर्विसेज को बेचता है, इस तरीके का होता है एक रिटेल स्टोर। अगर हम इजी टर्म्स में देखें तो जो रिटेलिंग के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होता है, आपको किसी भी फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, ठीक है। ये होता है रिटेलिंग का मेन फंक्शन इजी टर्म्स में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रिटेलर। एक रिटेलर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब देखो, द रिटेलर प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द कस्टमर नीड्स। एक रिटेलर क्या करता है, रिटेलर अपने कस्टमर को, उसका जो भी कस्टमर होता है, उसको जिस भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है या फिर जिस भी सर्विस की ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करता है इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जैसे कि मान लो मेरे को चीनी चाहिए, ठीक है। अब मैं किसी फैक्ट्री में थोड़े जाऊंगी चीनी देने के लिए। अब मैं ये थोड़े सोचूंगी कि भाई मेरे पास एक फैक्ट्री होनी चाहिए, इससे मैं अपना सामान लेने जाऊंगी। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। मुझे क्योंकि कोई बोरा वोरा नहीं लेना है, मेरा दुकान नहीं है, मुझे अपने घर के लिए सामान लेना है। तो मैं क्या करूंगी, अपने आसपास का जो भी रिटेल स्टोर होगा वहां पर जाऊंगी और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में जितना भी मुझे सामान चाहिए उतना मैं लेकर आऊंगी, और एट द राइट प्लेस और राइट टाइम। देखो, अगर मेरे घर पे कोई मेहमान आ गया, मुझे चाहिए कि मेरे को भाई 2 या 3 बिस्किट के पैकेट्स मिल जाए। अब मैं बिस्किट की फैक्ट्री जाऊंगी क्या वो लेने? पहली बात तो वो मेरे घर से बहुत दूर होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि वो मुझे 1-2 पैकेट देंगे नहीं, और तीसरी बात कि वो मेरे को बहुत टाइम भी तो लगेगा ना वहां पे जाने में। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, आपके घर के आसपास, और एक बहुत ही कम टाइम में अगर आपको कोई भी बंदा आपको कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसी तरीके की आपकी सर्विसेज आपको चाहिए होती है, वही होता है रिटेलर, ठीक है। ये जो एक्टिविटी होती है रिटेलर की, ये वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर के लिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, 4 बेसिक फंक्शंस हैं जो कि रिटेलर के होते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। अब जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे यार बहुत सारा सामान नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी इतने सारे सामान का, तो मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए। तो जो बल्क होता है, बल्क मीन्स बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल, बहुत ज़्यादा सामान एक साथ में, ठीक है। तो जो रिटेलर होता है उसको क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी जितनी भी प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती है, जो मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने के लिए एक साथ में बहुत सारा सामान भर देती है, ट्रक भेज देती है, मतलब, या फिर ट्रेन भेज देती है किसी पूरे सामान को, जैसे आपने सुना होगा मालगाड़ी। तो ये सारी चीज़ें लोड होके आती हैं, बहुत सारा सामान एक साथ में आता है, लार्जर क्वांटिटीज में आता है, ठीक है। बट हम लोगों को तो लार्जर क्वांटिटीज में सामान चाहिए नहीं होता। तो जो मिडिल मैन होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो इन लार्ज पैकेट्स को खोलते हैं, इन पैकेजेस को ओपन करते हैं एंड छोटी छोटी क्वांटिटीज में अपने कंज्यूमर को सामान को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर। अब देखो, अब जितना भी हमारे को किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको कौन देता है? कस्टमर को। वो रिटेलर ही देता है। ये जो रिटेलर होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कि हमको चीज़ों के बारे में या जो नए नए ब्रांड्स होते हैं उसके बारे में हमको ये बताते हैं। अब किसी कंपनी के पास थोड़े जाएंगे, ये भाई बताइए जरा तेरा बजाज का तेल कैसे काम करते हैं? नो वे, ऐसे कोई नहीं पूछता है। हम लोग मेडिकल जाते हैं या फिर जो भी ग्रोसरी का डिपार्टमेंटल शॉप होता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन सा, जैसे मैंने बहुत बार देखा है, मैं कभी भी अगर मेडिकल पे जाती हूँ तो जो पेरेंट्स होते हैं वो पूछते हैं बताओ बच्चों की हाइट के लिए कौन सा चीज़ ठीक है, तो वो लोग बताते हैं कभी कॉम्प्लान, बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स वगैरह वगैरह। तो ये जो ब्रांड है उसको कौन प्रमोट कर रहा है? इसको रिटेलर प्रमोट करते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड पे, जो कि है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर को भी जितनी भी सर्विसेज पहुंचानी होती है, मतलब जैसे कि आपको फ्री होम डिलीवरी चाहिए, गिफ्ट रैपिंग चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, मतलब उधार में सामान चाहिए, या फिर आफ्टर सेल सर्विस। जैसे मान लो मैंने एक लैपटॉप खरीदा, वो लैपटॉप वारंटी पीरियड में है, वो खराब हो गया, तो
जो रिटेलर है वही उस चीज़ को, मतलब जिस स्टोर से मैंने खरीदा, तो मैं उस स्टोर पे अगर कंप्लेंट करूँ तो वहाँ से कोई सर्विस मैन आ सकता है, मेरे चीज़ को रिपेयर कर सकता है। तो इस तरीके से जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो भी आपको एक रिटेलर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक कंपनी से कोई आएगा वो आपके लिए कुछ करेगा, वो एक आपको लग रहा होगा शायद कि वो जो बंदा आया है आपके घर पे कुछ भी ठीक ठाक करने के लिए वो किसी कंपनी से आया, बट वो किसी कंपनी से नहीं है, वो एक रिटेल स्टोर से ही आया होता है। क्रिएटिंग a convenient, comfortable and pleasant shopping experience for consumer। अब एक रिटेल स्टोर का ही एक काम होता है, रिटेलर का ही काम होता है कि वो एक अपने कस्टमर के लिए कन्वीनियंट, एक कंफर्टेबल और एक प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करे। मतलब एक बहुत अच्छा सा शॉपिंग मॉल हो जैसे कि, तो मतलब फ्रेंडली हो, प्लेजेंट हो, वहाँ पे लोगों ने अच्छे से कपड़े पहन रखे हो, सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हो, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब क्या टूटा फूटा सामान रखा हो अंधेरे में। मैं तो बिल्कुल ही जाऊँगी ऐसे स्टोर में, आप जाओगे या नहीं जाओगे कमेंट में बताना। क्रिएटिंग अ लार्जर स्पेस फॉर मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए छोटी सी दुकान है उसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही कर्टियस और वेल ड्रेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको उनको देख के अच्छी वाइब आएगी कि हाँ भाई एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर अगर अपने पैसे खर्च करने आए हैं, क्योंकि यार हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और जहाँ भी उस पैसे को खर्च कर रहे होते हैं तो हमको एक कन्वीनियंस चाहिए होती है ना भाई, एक कंफर्टेबल हमको कर दे अगर वो स्टोर वाला, तो हम अपना पैसा बहुत आराम से खर्च कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर्स अबाउट कस्टमर नीड्स। अब जैसे मान लो कि मैंने किसी दुकान से कुछ खरीदा, ठीक है, और मान लो मैंने नीम का फेस वॉश खरीदा, ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं किसको जाके बताऊंगी? मैंने जिस स्टोर से खरीदा मैं उसको जाके बताऊंगी, ठीक है। और मान लो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं उस नीम फेस वॉश के लिए, तो वो क्या करेगा? वो जहाँ से लेकर आता होगा वो उसको बताएगा, फिर वो जहाँ से लेकर आता होगा उसको बताएगा। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये किसके पास पहुंच जाएगी? ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस फेस वॉश को बना रहे हैं उनके पास चली जाएगी, ताकि ऐसा फेस वॉश वो आगे से नहीं बनाए या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व करे, ठीक है। तो जो कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो फीडबैक होता है कस्टमर का, वो भी रिटेलर ही प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर्स। एक रिटेलर के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? तो सबसे पहला है कि भाई उसको एक ऐसे जगह पे शॉप एस्टेब्लिश करनी है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। दूसरा हमारा पॉइंट होता है कि जितनी भी सामान कस्टमर को ज़रूरत पड़ सकती है उसको आपको अच्छे तरीके से स्टॉक करके रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, मान लो मेरे घर के आसपास जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको सेरेलैक्स चाहिए, उनको हॉर्लिक्स चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, बट मैंने अपनी दुकान खोली और मैंने ये सब चीज़ें रखी नहीं है, तो मेरे दुकान का सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। तो जितना भी कस्टमर को नीड है वो सारी गुड्स को मुझे अपने स्टोर में स्टॉक करना है। कॉम्पिटिटिव इन प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर के सामने एक स्टोर है और आपकी दुकान के सामने सॉरी एक स्टोर है, वो कोई चीज़ 100 रुपये में दे रहा है और आप उसी चीज़ को 200 रुपये में देने जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर वो 100 रुपये में दे रहा है तो आप 99 में दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सको। बी कॉशियस ऑफ ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, अंडर स्टॉकिंग नहीं करनी। ओवर स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है कि अब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ को स्टोर कर लो। क्या होगा, मान लो मेरे घर के आसपास 4-5 लोग रहते हैं, मतलब इतना ही छोटा इलाका है और मैंने 50-100 क्विंटल गेहूं का आटा मंगा लिया कि इतना मेरा 1 महीने में बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवर स्टॉकिंग हो गई जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। अंडर स्टॉकिंग मतलब कोई माल का बहुत डिमांड है, गुड का कोई डिमांड है और आपने उसको अपने स्टोर पे रखा ही नहीं है, तो क्या होगा, आपका माल नहीं बिक पाएगा, आप अच्छे रिटेलर नहीं बन पाओगे। बी अप टू डेट विद ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड इट्स पोजीशन। अब मार्केट में क्या चल रहा है उसके साथ भी आपको एकदम अप टू डेट रहना है। मार्केट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है, क्या हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप अपने स्टोर पे वो सारी चीज़ें रख पाओगे। अदरवाइज आपको नहीं पता होगा ना कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, भाई मार्केट में ट्रेंड चल रहा है बिस्लरी की बॉटल का, आपने रख लिया पता नहीं क्या ऊट पटांग कुछ भी, है ना, तो आपको पानी नहीं बिकेगा। एंश्योर विंडो डिस्प्ले और काउंटर डिस्प्ले टू प्रमोट सेल्स। अब आपको विंडो डिस्प्ले लगाने हैं, मतलब कोई नया चीज़ आया तो आप थोड़ा सा डिस्प्ले कर दो, काउंटर डिस्प्ले कर दो, तो इससे सेल्स प्रमोट होती है। जब कस्टमर्स को आपकी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तभी तो वो सामान खरीदेंगे, अगर क्योंकि आप उनको क्या पता कि आपके स्टोर के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ऑलवेज बी एक्सेसिबल टू द कस्टमर्स। अगर आपको आपके कस्टमर बोले, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा जैसे कि कहते हैं ना कि ग्राहक एकदम भगवान की तरह होते हैं, तो आप हमेशा उनके लिए एक्सेसिबल रहो। अगर वो रात के 12 बजे भी आपको बोले ना कि आपकी दुकान से उनको कुछ सामान चाहिए और आप अवेलेबल हो सकते हो, तो जस्ट ट्राई टू बी, ताकि उनको ऐसा लगे कि आप उनके लिए हमेशा एक्सेसिबल हो। तो अगर पता क्या होगा, अगर आपके पास वो बंदा रात में आया, मान लो कभी हो सकता है कि आपका घर उसको पता हो और किसी का घर ना बताओ, तो अगर वो डे में आपके पास नहीं आता होगा ना, तो वो एक बार आएगा, वो थोड़ा सा उसको लगेगा कि यार ये बंदा कितना अच्छा है, तो मुझे इसकी दुकान से सामान खरीदना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगने वाला, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपके प्रति। तो अब आते हैं
रिटेलर सर्विसेज टू कस्टमर्स। अब एक कस्टमर को रिटेलर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है कि भाई आप मैं आपकी दुकान पे कस्टमर बन के आई हूँ, तो एज अ रिटेलर आपको क्या क्या सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से कहा कि भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दो और मैंने कह दिया नहीं, मेरे यहाँ से 50 किलो का बोरा लेना है तो लो, वो भी मैं सबसे महंगा दूंगी, वरना मत लो। तो आप आओगे मेरी दुकान पे? मैं तो ऐसी दुकान बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिटेलर की सर्विसेज होती है जो कस्टमर को देता है कि आप गुड्स को सेल करो इन लिटिल क्वांटिटीज, जितनी क्वांटिटी में वो मांगे। अगर कोई ग्राहक आपसे 50 ग्राम चीनी भी मांग रहा है तो आप उसको दे दो। ठीक है, एकदम रीजनेबल प्राइसेस पे। ऐसा नहीं है कि उसको बोलोगे कि नहीं मेरे यहाँ से सारे लोग तो 50 किलो खरीदते हैं, तुम 50 ग्राम खरीद रहे हो तो सबको मैं 40 रुपए किलो देता हूँ, तुमको 60 रुपए किलो दूंगा। ये अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। मीटिंग द कंज्यूमर डिमांड एंड मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड स्टॉक। अब कस्टमर आपसे जो भी आपसे कंज्यूमर आपका मांगता है उसको आपको पूरा करना है। ठीक है, और जितना भी रिक्वायर्ड स्टॉक है आपको अपने पास रखना ही रखना है। प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर बाइंग गुड्स। अब कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को कोई भी सामान खरीदने के लिए जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको वो दो। ठीक है, अगर आप उसको नहीं दे पाओगे तो कन्वेंस नहीं होगा आपसे, और जब तक कि कंज्यूमर आपसे कन्वेंस नहीं होता वो अपने पैसे हरगिज आपको नहीं देगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, गाइडिंग रिप्लेसमेंट कंडीशन फॉर द डैमेजेस। और आपको ये भी बताना है, मान लो मैंने किसी दुकान से फ्रिज खरीदा, फ्रिज जाते जाते टूट गया। ठीक है, मान लो या जो डिलीवरी बॉय था उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट कंडीशंस क्या होंगी ये भी आपको बताना है, ताकि अगर किसी और ने उसको वो चीज़ नहीं बताई होगी और आप बता रहे होगे तो वो खुश हो जाएगा कि यार देखो मैं उस वाले स्टोर पे गया था, उसने तो मना कर दिया, उसने कहा कि अगर आप खराब हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी है, बट ये कह रहा है कि अगर टूट जाता है तो आप सही करवाने के लिए हमारे पास ला सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऑफकोर्स आप ऐसे स्टोर पर ही जाना चाहोगे ना कुछ भी सामान खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब आपको कंज्यूमर के लिए या फिर कस्टमर के लिए कुछ भी चीज़ें जो अभी आपकी दुकान पर, जो भी आपके स्टोर पर नई नई आई है, उसको डिस्प्ले करना है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, वरना उसको नहीं पता कि आपके पास क्या क्या है। तो अगर आपके पास कोई नया ब्रांड आया है, मान लो मैं आपकी दुकान पे आई हूँ, मैं हमेशा गार्नियर की क्रीम या फिर कुछ भी है वो खरीदती हूँ। ठीक है, लोटस का कुछ खरीदा, बट आपकी दुकान पर कुछ नया आया तो आप, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो मुझे बताओ। मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि मुझे नहीं पता है। तो अगर आप एक रिटेलर हो तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी पड़ेगी। ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द रेगुलर एंड रिलायबल कस्टमर। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात लिखी है ये कि क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर तो करो, बट उन लोगों को जो रेगुलर, जो रिलायबल कस्टमर होता है। ऐसा नहीं कि जो कभी कभी आ गया आप उसको बोले हाँ भाई तू ले जा उधार ले जा, हाँ 20-25 रुपए का उधार ले जा या फिर 1000 का उधार ले जा। ठीक है, बट पता है क्या होता है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना तो आपके लिए नुकसान एक, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नुकसान के डर से आप बिजनेस मत करो, बट अगर आप ऐसा करोगे कि आपने उसको 10 रुपए दे दिए, उसको 50 रुपए दे दिए, उसके लिए 100 रुपए छोड़ दिए, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप अच्छा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ऐसे सारे कस्टमर आएंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई मैं कल दे दूंगा, मैं परसों दे दूंगा। नहीं, जो आपके एकदम रेगुलर और रिलायबल कस्टमर्स हैं सिर्फ उनको क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर करनी है और किसी को नहीं करनी। ठीक है, और आपको यहाँ पर आके एक टर्म समझनी जरूरी है, होलसेलर। आप इसको समझो, होलसेलर एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी होता है। इंटरमीडियरी मतलब जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये हो गए, ठीक है, यहाँ पे हो गए। अब जो होलसेलर होता है वो यहाँ होता है, जो मैन्युफैक्चर करे होलसेलर को देता है, और जो होलसेलर होता है वो ही रिटेलर को लाके देता है, और रिटेलर जो होता है वो कंज्यूमर तक सामान पहुंचाता है। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं वो चल रही होती हैं। अब होलसेलर क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बीच में। होलसेल मीन्स होता है सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस यूज और फॉर रीसेल पर्पज। आप किसी भी गुड्स को बिजनेस यूज के लिए या फिर रीसेल पर्पज के लिए बेच रहे हो। मतलब अगर आप एक कंज्यूमर, मान लो आपने मुझे एक पानी का बॉटल बेच दिया, अब वो मैंने पीने के लिए लिया यार, मैं किसी और को थोड़े बेचूंगी, नहीं मेरे को प्यास लगी है तो मैंने उसको यूज करने के लिए लिया है, मान लो। बट अगर अभी मेरा स्टोर है, मैंने आपसे 200 500 1000 बॉटल्स लिए, तो उसको थोड़े मैं गटकूंगी बैठ के, इतना पानी थोड़े पीऊंगी, मैं पागल हूँ? मेरे घर में जो पानी आता है मैं वो पीऊंगी नहीं ना। मैं बॉटल का पानी इसलिए खरीदूं ताकि कोई कंज्यूमर मेरे पास आए तो मैं उसको दे सकूं। तो होलसेल मतलब या तो आप उसका बिजनेस यूज करोगे या फिर आप उसको रीसेल करोगे। इन अदर वर्ड्स होलसेलर्स रीसेल गुड्स टू रिटेलर्स। होलसेलर क्या करते हैं, रीसेल करते हैं गुड्स को रिटेलर्स को, नॉट टू द कंज्यूमर। होलसेल कभी भी कंज्यूमर को नहीं देता। मान लो जैसे हमारे घर के आसपास कोई दुकान है, ठीक है, वहां पे कोई ब्रेड देने आता है शाम में, तो अगर आप उसको जाके बोलोगे ना कि मेरे को एक ब्रेड दे दो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। और ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रही क्योंकि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि और हम लोगों को लगता है फ्रेश ब्रेड्स मिल जाएंगे, बट वो लोग नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि आप इनसे लो, हम इनको देते हैं, आप इनसे लो। वो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देते। तो ऐसा रहता है। नॉर्मली जो होलसेलर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में अपना सामान बेचते होते हैं और मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच एक लिंक की तरह काम करते हैं। सेशन 2 के बारे में देखेंगे।
जो कि है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या होता है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द रिटेल सेक्टर इज अंडरगोइंग अ रैपिड ग्रोथ इन इंडिया। अब हम सबको पता है रिटेल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसकी इंडिया में, बिकॉज क्या है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग बसे हुए हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, ठीक है, और लोगों के पास टाइम कम होता है, तो जितना नियरेस्ट उनको उनकी मर्जी का सामान मिल सकता है उतना अच्छा होता है। तो रिटेल सेक्टर वैसे तो हर कंट्री में ग्रो कर रहा है, बट इंडिया में ज़्यादा ग्रो कर रहा है। देखो पहले क्या होता था कि जो कस्टमर्स होते थे उनको किराने की दूर पे दुकान पे जाना पड़ता था। मोबाइल वेंडर मतलब जो आते रहते हैं, वेंडर गली में आते हैं या फिर कॉलोनीज में आते हैं, तो वहाँ से लेना पड़ता था या फिर मंडी जाना पड़ता था कोई भी आपको सामान लेना है। तो हो सकता है आज भी बहुत से लोग मंडी जाते हों वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने के लिए, बट पहले ज़्यादा करना पड़ता था। आज लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, बट पहले ये करना पड़ता था, उनकी ज़रूरत थी ये। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ हमको डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपके घरों के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री के दो पार्ट हैं, जो कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड वही किराने की दुकान होती है जो आपके घरों के आसपास आपको मिल जाती है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हम आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग। तो इसको हम देखेंगे कि आपके घरों के आसपास जो स्मॉल फैमिली बिजनेस होते हैं, लाइक किराना की दुकान हो गई, छोटी मोटी दुकान, या अगर बड़ी भी है वो फैमिली बिजनेस है, छोटा मोटा सा ऐसे ही, तो वो किराना स्टोर होती है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, आप कैसे पता करोगे कि ये जो दुकान है या फिर ये जो रिटेलिंग का जो एक टाइप है ये अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके फीचर्स हैं, तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो छोटे मोटे दुकानें होती हैं किराना के, उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि हम मॉल्स में जाते हैं तो हर चीज़ का अलग एक विंडो होता है कि भाई यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, बट किराना की दुकान में ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें ऐसी रखी होती हैं। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम रिटेलिंग में देखें तो क्या है कि आपको एक पक्का बिल मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक, जिसमें आपका टैक्स वैक्स कटा हो, सारा जीएसटी वगैरह जो कटा होता है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई। या फिर आप जो चीज़ें हैं, मान लो आपने कोई जीरे का पैकेट खरीदा, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करके आपने उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर रिटेल की इंडस्ट्री में बात करें। लैक ऑफ फंडिंग। अब अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है ये किराना स्टोर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लैक ऑफ फंडिंग, इनको कोई फंड नहीं कर रहा होता, ठीक है, इनके पास जितना होता है उसके हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर नहीं होते, ठीक है। अगर आप किराने की दुकान वाले से एक एक चीज़ के बारे में डिटेल पूछोगे तो आई डोंट थिंक कि ही विल बी एबल टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, उसको क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि उसकी छोटी मोटी दुकान है। बट अगर आप किसी मॉल में जाओ या फिर किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे और वहाँ पे अगर किसी से आप पूछोगे किसी चीज़ के बारे में, जो भी उस काउंटर पे बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत आपको फिर भी उससे ज़्यादा बता देगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको बता रहा है। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो होती है इसके अंदर कुछ रिटेल के यूनिट्स होते हैं। अब वो यूनिट जो होते हैं वो कभी भी किसी लीगल बॉडी से रजिस्टर वगैरह नहीं होते। दे आर नॉट रजिस्टर्ड बाय एनी लीगल बॉडी और विच आर नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ये जो अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग करते हैं ये लोग अपने अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो स्मॉल इन साइज होता है, बहुत छोटा होता है और मोस्टली स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ सा होता है। जिस तरीके से आपको ये फिगर दे रखी है और आपको पता चल रहा है कि ये जो फ्रूट वेंडर है जो बेच रहा है अपने फ्रूट्स, ये जिसकी भी फ्रूट्स की दुकान है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये बंदा हर जगह हर दिन इसी जगह पे अपना ये सारा माल लगाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आपको कोई पक्का बिल नहीं देगा जहाँ पे आपने सामान खरीदा तो आपका टैक्स वैक्स कटे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस। अब यहाँ पे ये वही बात आ गई कि जो अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स होते हैं उनके पास अपना जो भी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए उनके पास एक फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ठीक है।
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ट्रेडिशनल यूनिट जैसे आ जाते हैं, जैसे हाट हो जाते हैं। हाट पे आपको अलग अलग तरीके के सामान मिल जाते हैं, जैसे दिल्ली हाट आपने सुना होगा अगर दिल्ली के आसपास रहते हो तो। मंडीज हो गए, मेलाज हो गए, किरानाज हो गए, पान वाला, अदर्स, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर, कॉबलर, ये सब जो चीज़ें होती हैं। और पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो आई थिंक मैंने कहीं पर पढ़ा है ये चीज़ कि पुराने ज़माने में लोग मेले का, त्योहारों का बहुत वेट करते थे कि अगर कोई फेस्टिवल आएगा तो आसपास के शहर में या जो भी है थोड़ी सी बड़ी सिटी, वहाँ पर मेला लगेगा और वहाँ से वो लोग अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आते थे। घरों के आसपास नॉर्मल चीज़ें तो मिल जाती हैं, बट अगर थोड़ी सी भी आपको रेयर चीज़ चाहिए तो वो दूर जानी पड़ती थी, बट आजकल ऐसा नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग पर। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का मतलब होता है इज रनिंग एक बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। एक ऐसा बिजनेस जो कि किसी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मैनर में चल रहा हो और उसके रिमार्केबल बेनिफिट्स होते हैं कंज्यूमर्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है वो। और बेसिकली क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड जगह से, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर से, मान लो आप बेसिकली रिटेल इंडस्ट्री में घुस रहे हो, वहाँ पे आप कुछ भी सामान लेकर आ रहे हो तो आपका टैक्स डिडक्ट होगा और वो जो टैक्स कट रहा है वो सरकार के पास जाएगा और प्रॉपर ओवरऑल कंट्री के ग्रोथ में, कंट्री के जीडीपी के ग्रोथ में वो हेल्प करेगा। अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की, तो यहाँ पर आपके जितने भी आइटम्स होते हैं वो एक सिंगल रूफ के नीचे रखे रहते हैं और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आपको नहीं मिल पाता। अब आप यहाँ पर देख लो, आप देखो अगर आप खुद भी आप मॉल्स वगैरह जाते रहते होगे तो कोई भी चीज़ है, जैसे अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो वेराइटीज ऑफ मतलब बिस्किट्स आपको मिल जाएंगे, ये सारे ब्रांड्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट आपको किसी मॉल में मिल ही जाएंगे। जबकि अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज जगह से कोई सामान खरीद रहे हो तो हो नहीं सकता कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल ही जाएं। हो सकता है 5-6 चीज़ें मिल जाए, बट इससे ज़्यादा चीज़ें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइज रिटेल डील्स विद मल्टीपल retail formats, which is typically a multi-owner chain of stores run by a professional management group। अब ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज रिटेल ये जो है वो मल्टीपल रिटेल फॉर्मेट्स में काम करता है, जो कि मल्टी ओनर चेन्स ऑफ स्टोर्स होती है। क्या होता है यहाँ पर? चेन ऑफ स्टोर्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक मान लो अपना मॉल खोला है तो मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से भी, किसी दूसरे काउंटर से भी, मतलब किसी दूसरे मॉल से भी कनेक्शन कर लूँगी कि भाई मेरे पास ये सामान नहीं है तो तुम मुझे ये सब वाला सामान इस में डिलीवर भी कर देना। तो इस तरीके की चेन ऑफ स्टोर्स हो जाती है। जैसे मॉल में जाते हैं तो अलग 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 स्टोर्स आपको मिलते हैं, तो वो ज़रूरी थोड़े वो किसी एक इंसान के होते हैं, वो किसी एक इंसान के थोड़े होते हैं, बट वो अलग अलग लोगों के होते हैं और वो अलग अलग ओनर्स एक सिंगल जगह पर आकर उसको कंप्लीट करते हैं और वो बन जाती है ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। ठीक है, और ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा संभाली जाती है, उसको रन करते हैं। अगर हम आज की बात करें तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश है और स्पीड होती है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ही एलिगेंट भी है, बेसिकली कन्वीनियंस भी मिलती है, कंफर्ट भी होता है कस्टमर्स के लिए, बहुत अच्छा है। आप किसी जगह पे जाओगे, अब आप देखो अगर आप किसी फैली हुई, इमेजिन करो अपने दिमाग में, आप किसी आटा चावल की दुकान में जा रहे हो और वो एकदम गंदा संदा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ गिरा है कहीं कुछ गिरा है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप बहुत देर तक काउंटर के आगे खड़े हुए हो कि हमें ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, और वो सुन नहीं रहा है। तो ये सारी अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, आपने भी कभी ना कभी फेस की होंगी, हम लोग करते हैं, ठीक है। बट अगर हम मॉल्स में जाते हैं तो आपको भाई एक ट्रॉली लो, आपको जो सामान आ रहा है पसंद उसको रखो एंड बिल पे करो एंड बस गो जाओ वहाँ से, उसके बाद आपसे कोई पूछेगा थोड़े कि क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंस हो जाता है कस्टमर्स के लिए। अब आते हैं डिफरेंस की बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान से देखें और समझे भी ध्यान से। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलर्स की बात करें, देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की और यहाँ बात करेंगे अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग की। तो वैरायटी ऑफ आइटम्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज रिटेल में वैरायटीज ऑफ आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अनऑर्गेनाइज की बात करें तो फ्यू होती है, फ्यू मतलब कम कुछ, ठीक है। साइज ऑफ रिटेल आउटलेट, अब रिटेल आउटलेट की बात करें तो ऑर्गेनाइज में बहुत ज़्यादा सेल होता है और अनऑर्गेनाइज में थोड़ा कम होता है।
साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा होते हैं और अनऑर्गेनाइज में बहुत कम होते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक कस्टमर को कन्वीनियंस देना चाहते हो, कंफर्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा जो मनी है वो स्पेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। जबकि अनऑर्गेनाइज रिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, जितने का आप सामान अपना प्रोडक्ट जो भी आप थोक में लाते हैं वही लाएं और थोड़ा बहुत अपने दुकान में थोड़ा बहुत ठीक करें, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ पर बात करें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो ऑर्गेनाइज रिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेगुलर, एश्योर्ड एंड विद इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। सब कुछ गवर्नमेंट की कंट्रोल में चल रहा होता है। बेसिकली उसको एक लेटर दिया जाता है, उसका टैक्स कटता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में जो बंदा काम करता है उसका इनकम टैक्स कटता है। तो ये एक लीगल प्रोसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका, उसको कुछ जॉब लेटर मिल रहा है, ऑफर लेटर मिल रहा है, इस तरीके का रहता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, स्कैटर्ड है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहे हो। ठीक है, आपने जब बल्कि देखा भी होगा, बहुत सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना होता तो वो बच्चे वहाँ पर काम कभी भी नहीं करा पाते। अगर स्टाइल की बात करें तो ये कॉरपोरेट होता है, एक पूरी कंपनी की तरह काम करता है, और यहाँ पे सोल ट्रेडिंग होती है, सिर्फ बेचता है बंदा अकेला, एक ओनर होता है, या फिर फैमिली भी मान लो तो एक ही ओनर है और उसके हिसाब से सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है। अब हम आए तो नेटवर्क ऑफ रिटेलर पे, वास्ट एंड ऑपरेट्स थ्रू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर ऑर्गेनाइज रिटेलर की बात करें तो इसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं। जैसे आपने मॉल्स देखे होंगे, विशाल मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सुनी है ये आपको देश के कोने कोने में मिल जाएंगी। बट मैं कहूँ, मेरे घर के आगे एक पाल किराना स्टोर है, इसकी कोई ब्रांचेस मिलेंगी? नहीं, इसकी कोई ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। ये एक नॉर्मल एक फैमिली सा बिजनेस है, एक पर्टिकुलर एक लोकल जगह पे होता है, इसकी कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं आपको मिलती। रिटेल सेल्स की बात करें तो यहाँ पर जो सेल है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है, और अनऑर्गेनाइज रिटेल की बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स है, जितनी भी सेलिंग होती है चीज़ों की, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई 10-5 करोड़ का आपने सामान एक दिन में बेच दिया। एक रिटेलिंग इस टाइप की होती है जहाँ हमारे पास स्टोर होता है, और एक रिटेलिंग इस टाइप की होती है जहाँ हमारे पास स्टोर नहीं होता है। ठीक है, कोई फिजिकल पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता जहाँ पे एक ओनर बैठा हो अपने सामान को लेके, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, जहाँ पे वो उसको एंड कंज्यूमर तक पहुँचा रहा हो। बेसिकली ये वाली बात है। इंडिया में वेराइटी ऑफ रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे जो एक बंदा बैठा होता है कि भाई एक बंदा है ना, लोग बैठे हुए हैं कि आपको एंड कंज्यूमर को सामान देना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सर्विसेज उनको पहुंचानी है, उनको डिलीवर करनी है। रिटेलिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्टोर रिटेलिंग एंड एक होती है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्टोर रिटेलिंग क्या होता है। सो इसको एक बार पढ़ते हैं। जब कोई गुड्स या फिर सर्विसेज जो होती हैं, जैसे वस्तुएं, कोई गुड्स मतलब कोई भी सामान, बिस्किट है ना, बिस्किट हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, जो भी चीजें होती हैं, सर्विसेज हो गई, अगर एक ये फिजिकल प्लेस या फिजिकल स्टोर, जैसे कि आपको स्टोर अपने आसपास दिखाई देते हैं, अगर इस तरीके से कोई चीज किसी कंज्यूमर तक पहुंच रही है तो उन स्टोर्स को, उन प्रोसेस को बोलते हैं स्टोर रिटेलिंग हो रही है। ये बंदा अपने स्टोर पर बैठा हुआ है और एंड कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहा है। ठीक है, ये जो ओनर, ये जो बेसिस होता है जहां से हम स्टोर रिटेलिंग को क्लासिफाई करते हैं कि स्टोर, एक तो दो तरीके की रिटेलिंग हो गई, एक तो गई स्टोर रिटेलिंग और दूसरी हो गई हमारी नॉन स्टोर रिटेलिंग। बट स्टोर जो रिटेलिंग होती है उसके अंदर भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसको हम किसके बेसिस पर देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई कौन सी, किसकी ओनरशिप हो रही है, कौन कौन इसके ओनर है, और मर्चेंडाइज किस तरीके की ऑफर की जा रही है, किस तरीके की सर्विसेज प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, कैसा माहौल है वहाँ का। इसके बेसिस पर भी हम स्टोर रिटेलिंग को डिवाइड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इंडिपेंडेंट रिटेलर होते हैं हमारे पास। इंडिपेंडेंट रिटेलर क्या होता है? अ पर्सन who owns और operates with family members और assistants। एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी फैमिली के संग बिजनेस करता हो, जैसे कि हमारी घर के आसपास दुकानें होती हैं, उसमें फैमिली में से कोई भी जाके बैठ जाता है दुकान पर, है ना, कोई भी असिस्ट कर देता है। या फिर अगर कोई फैमिली में नहीं है, अगर किसी बंदे ने कहीं दूर जाके दुकान लगाई है तो वो एक हेल्पर अपने साथ रख लेते हैं, और पर उसका जो मालिक होता है वो एक ही होता है। मतलब इंडिपेंडेंट रिटेलिंग हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उस दुकान के मालिक होते हैं। अब जो भी कंज्यूमर आता है
है ना, उसके साथ इन लोगों का एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जो भी रिटेलर होता है। फॉर एग्जांपल द लोकल बनिया, आपके घरों के आसपास कोई लाला बनिया ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें होती होंगी, किराना स्टोर के ओनर जो होते हैं, पान वाला, इस तरीके से ही शी डिसाइड्स द रिटेल स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन द स्टोर लोकेशन एंड प्रोडक्ट मिक्स। अब यहाँ पर जो बंदा होता है जिसकी दुकान होती है वही देखता है भाई कि मेरे आसपास का माहौल कैसा है, लोकेशन कैसी है। अब मान लो आप एक बहुत ही छोटी सी जगह पे दुकान खोलकर बैठे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर एसी रख लूँ, कूलर रख लूँ, मतलब स्लम्स एरिया में मतलब आपने दुकान खोली है और आप बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रख रहे हो, बहुत महंगी महंगी चीजें रख रहे हो, तो वो चीज वहां पर आपकी बिक नहीं पाएंगी, तो ये एक लॉस हो गया। इसीलिए जो भी रिटेलर होते हैं अपनी लोकेशन को देखते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं और अपनी रिटेल की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से हम सामान बेचेंगे, इस सबको इंडिपेंडेंट रिटेलर खुद बनाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे ये अंकल आपको दिख रहे हैं, इनके पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो ये एक अकेले ही ओनर है, इंडिपेंडेंट रिटेलर है। अब ये खुद ही अपना माल लाते हैं, खुद ही इसको लगाते हैं, खुद ही रखते हैं, बेचते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई बहुत सारे लोग हैं जो कि मालिकाना हक है जिनका इनके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये अपने आप में ही अपने मालिक हैं। दूसरी हो गई हमारे पास चेन रिटेलर या फिर कॉर्पोरेट रिटेल चेन जो होती है, इसको एक बार पढ़ते हैं। When a significant number of outlets are operated by a single owner, जब एक ही सिंगल ओनर की अलग अलग जगह पे अपनी अपनी आउटलेट होती हैं अलग अलग जगहों पर, इट इज कॉल्ड रिटेल चेन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल जो आपको दे रखा है उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है रिलायंस, तो रिलायंस के अलग अलग अगर जगह आप जाओगे तो आपको शोरूम या जो भी चीज़ें हैं, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, ये आपको दिख जाएंगी। तो इन दुकानों का, जैसे कि हर रिलायंस में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो सेम सेम सी लगेंगी। कि चेन रिटेलर्स आर ऑफर्ड द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्टोर एनवायरनमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। जो चेन रिटेलर्स होते हैं वो कुछ सेम टाइप के प्रोडक्ट्स रखते हैं अपने आसपास, है ना, जो भी जितने भी उनके स्टोर होते हैं वहाँ पे हमको सेम टाइप के प्रोडक्ट दिख रहे होते हैं। स्टोर के एनवायरनमेंट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लुक्स हैं स्टोर के, वो भी कुछ कुछ से जो सेम ही रहता है, ऐसी चीज़ें भी। तो रिलायंस हो गया, बाटा हो गया, एरो, लुइस फिलिप, फूड वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें एक ये सब ना हमारे कॉर्पोरेट रिटेलर हैं, जिसमें ये लोग इनकी अलग अलग जगह पे इनके आउटलेट होते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सेम इनकी एनवायरनमेंट रहती है, सेम स्ट्रैटेजी होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। नेक्स्ट चलते हैं अपना फ्रेंचाइजिंग पे आते हैं। A franchise is a legal contract between a company franchisor and the store owner franchisee। यहाँ तक मैं अगर आपको बताऊँ तो देखो ये क्या बता रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, एक बड़ी कंपनी होती है जिसका पहले से नाम एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, मतलब वो पहले से काम कर रही है, खूब बड़ी कंपनी है, ठीक है। बट ये है कि वो छोटे छोटे जगह, हर जगह जाके अपना, वो एक बंदा तो काम कर नहीं सकता है ना। तो उस कंपनी के नाम पर ही कोई छोटा बंदा, कोई छोटा रिटेलर अपने इलाके में, अपनी लोकेशन पे मतलब काम करना चाहता है। जैसे कि ये वही बात हो गई है भाई कि जो, और यहाँ पर जो इंसान है ना वो बड़े ओनर से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके साथ और उसकी परमिशन लेगा कि आपके इस एस्टेब्लिश नाम के साथ क्या हम अपने इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो अगर उसको वो फ्रेंचाइजी मिल जाती है तभी आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे आपको बता रखे हैं, मैकडोनाल्ड हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, और वो स्टारबक्स होता है, और ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, ये क्या होता है, ये कोई एक अकेला जो ओनर था वही नहीं हर जगह आता है काम करने के लिए, है ना। ये लोग अपने फ्रेंचाइज दे देते हैं कि भाई हमने आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे दो और आप हमारे स्टोर का, हमारे इस ब्रांड का नाम ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप अपने भी स्टोर का नाम यही रखो और उसी ब्रांड का सामान बेचो और हमारे ही ब्रांड को प्रमोट करो और आप भी प्रॉफिट कमाओ। मैकडोनाल्ड का अगर स्टोर आपके घर के पास खुलता है तो इससे मैकडोनाल्ड का नाम भी बढ़ता है और जो इंसान, जो ओनर उस फ्रेंचाइजी में काम कर रहा है या अपने हेल्पर से काम करवा रहा है उसको भी प्रॉफिट होगा। तो दोनों पार्टीज को इसमें प्रॉफिट रहता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। और ये जो बड़ा एस्टेब्लिश नेम होता है, इसका छोटा जो स्टोर ओनर होता है, ये दोनों मिलकर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की शर्तों को मानते हैं वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक इस तरीके का रिटेल स्टोर होता है जो
मेंबर कस्टमर ही बनाते हैं, मतलब कस्टमर का ही एक रिटेल स्टोर होता है। अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें मतलब अपने आसपास की चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही, मतलब उनको जो स्टोर है या रिटेल है उसका सिस्टम बढ़िया नहीं लगता होगा, है ना, या फिर वो समझ में नहीं आ रहा उनको। तो क्या करेंगे, उनको डिससेटिस्फैक्शन होता है कि आजकल अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, ये है वो है। तो अपने नीड्स के हिसाब से जो कि मार्केट में ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही हैं, वो अपनी ही अलग अलग स्टोर्स बना लेते हैं, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। जैसे कि आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा एक अपना बाजार इन मुंबई। अपना बाजार में मतलब जो लोग हैं, जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, जिनको अपने आसपास के रिटेल स्टोर पे कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो इन्होंने अपना ही बाजार खोल लिया है और ये लोग अपने हिसाब से अपने नीड्स के हिसाब से वहां पर काम करते हैं। नेक्स्ट, अभी अभी जो हमने स्टोर रिटेलिंग को पढ़ा था, वो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भाई ओनरशिप कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी कि यहाँ पे हमको 4 टाइप की चीज़ें पढ़ाई गई थी। सबसे पहला होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट रिटेलर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदा उसका मालिक होता है, चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है। दूसरा होता है चेन रिटेलर। चेन रिटेलर में क्या होता है, एक ही सिंगल ओनर होता है, बट जगह जगह उसके आउटलेट्स लगे होते हैं और उन आउटलेट्स में सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सेम टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, सेल्स प्रमोशन सेम सेम रहती है। तीसरा आ जाते हैं फ्रेंचाइजिंग पे, जहाँ पे एक बड़ी कंपनी एक छोटे स्टोर ओनर के साथ मिलकर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये दोनों, और जो छोटा स्टोर ओनर है वो बड़ी एस्टेब्लिश ब्रांड के अंदर अपना काम कर सकता है और अपने बिजनेस को रन कर सकता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक रिटेल स्टोर होते हैं जो कि मेंबर कस्टमर ही चलाते हैं, और ये लोग वो होते हैं जो कि अपने आसपास के रिटेलिंग के सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने कि अपना बाजार इन मुंबई जो है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का ही एक एग्जाम्पल है। और अब आएंगे हम अपने मर्चेंडाइज ऑफर्ड वाले टॉपिक पे कि भाई अब कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के मर्चेंडाइज ऑफर करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो गाइज अब हम लोग आएंगे बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर्ड, मतलब अब हम उन स्टोर्स की बात करेंगे जो कि मर्चेंडाइज के हिसाब से, कि मतलब किस तरीके का उनका एनवायरनमेंट रहता है, किस तरीके की वो चीज़ें हमको ऑफर करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग स्टोर्स को समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है हमारे पास कन्वीनियंस स्टोर्स। तो ये क्या होता है, ये स्मॉल साइज स्टोर्स होते हैं जो आपके रेजिडेंशियल इलाकों में होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसके आसपास होते हैं। They are open for long hours and offer a limited line of convenience products like eggs, bread, milk, vegetables, etc. मतलब ये जो स्टोर होते हैं ये लंबे आवर्स के लिए खुले रहते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ये एक फिक्स टाइमिंग हो भी सकते हैं, बट कई बार वो लॉन्ग आवर्स के लिए खुले रह सकते हैं और वो एक लिमिटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अंडे, ब्रेड, दूध, वेजिटेबल्स, कुछ इस तरीके के छोटे मोटे स्टोर्स को हम लोग कन्वीनियंस स्टोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सुपर मार्केट्स पे। सुपर मार्केट्स क्या होते हैं, ये लार्ज रिटेलिंग स्टोर्स होते हैं जो कि एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी में कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। इनके यहाँ पे अगर आप किसी भी सुपर मार्केट में जाओगे तो आपको अलग एक ही चीज़ के बहुत ही वैरायटी ऑफ ब्रांड्स आपको दिख जाएंगे। जैसे एक ही बिस्किट है, उसमें वहाँ पे आपको कम से कम मान के चलो 50 टाइप के अलग अलग टाइप तरीके के आपको बिस्किट मिल जाएंगे, कपड़ों के ब्रांड्स मिल जाएंगे और अलग अलग चीज़ें जो आपको बहुत ही वैरायटी की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और बहुत ही बड़े होते हैं ये। आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, ग्रॉसरी विद लो मार्जिनल गेन, बहुत ही कम मार्जिनल गेन होता है यहाँ पे क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी के चीज़ों को ये लोग यहाँ पर रखते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन अ सेल्फ सर्विस स्टाइल। सेल्फ सर्विस स्टाइल का मतलब आप खुद अपना ट्रॉली लो, सामान भरो और भाई अपना बिल बनवाओ और जाओ, बट हैज़ अ हाई टर्नओवर। बट क्योंकि जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो हर कोई इंसान सुपर मार्केट जैसी चीज़ों में जाना चाहता है, ऐसी जगहों पे जाते हैं कि भाई एक ही साथ में हमको बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान मिल जाए और थोड़ी डील्स भी मिल जाती हैं, है ना, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है जो कि ऑफर चलते रहते हैं उसकी वजह से। इट ऑफर्स मिनिमम सर्विसेज एंड ऑपरेट्स ऑन द कैश एंड कैरी बेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ही मिनिमम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको ये ट्रॉली दे देंगे, भाई आपको जो भी चाहिए ना आप खुद से सिलेक्ट करो। इसमें आपको कोई, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप अपने छोटे मोटे स्टोर्स पे जाओगे तो बंदे वहाँ पे, अगर आप मान लो किसी की गारमेंट्स की शॉप पे गए तो वो आपको दिखाएगा कि भाई देखो, ये देखो, वो देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। बट अगर आप किसी सुपर मार्केट में जाओगे तो वहाँ आपको शो नहीं करते हैं कुछ भी, चीज़ें वहाँ पर टंगी हुई हैं, रखी हुई हैं, आपको जो पसंद आ रहा है वो आप खुद से देखो। तो मिनिमम सर्विसेज सुपर मार्केट्स देते हैं और कैश एंड कैरी बेसिस पे ये चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, पैसे दो और ले जाओ। जैसे कि आपको यहाँ पे अपने आसपास कन्वीनियंस स्टोर्स दिख जाएंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स। अब यहाँ पर आपको सुपर मार्केट दिख जाएंगे, सुपर मार्केट में एक ही जैसे चीज़ों के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कपड़े हो गए, यहाँ पे शूज़ हो गए, तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हाइपर मार्केट की अगर बात करें तो हाइपर मार्केट क्या होता है,
हाइपर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट है बेसिकली, ये कि वहाँ पे आपको सुपर मार्केट जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी और एक जनरल मर्चेंडाइज स्टोर की सुविधाएं भी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब वैरायटी ऑफ सामान यहाँ पर भी होता है, जनरल आप देख भी सकते हो, और आप सिंपली जो चीज़ें आप अपने कन्वीनियंस स्टोर में करते हो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और इसके बारे में हमें थोड़ा और भी बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक हाइपर मार्केट दिखाया गया है। तो इस तरीके के होते हैं हाइपर मार्केट। यहाँ पे आपको छोटा सामान भी मिल जाएगा, बड़ा सामान भी मिल जाएगा, छोटी ब्रांड का भी मिल जाएगा, बड़ी ब्रांड का भी मिल जाएगा, हर तरीके का सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं और इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ वेरी लार्ज स्टोर, बहुत ही लार्ज स्टोर होता है, टिपिकली एट डेस्टिनेशन लोकेशन। दे आर डिजाइन टू अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम अ सिग्निफिकेंटली लार्ज एरिया। जो होते हैं एक डेस्टिनेशन लोकेशन पे होते हैं ये, और एक बहुत ही ज़्यादा जो कस्टमर होते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए इनको लार्ज एरिया में बनाया जाता है। विद देयर लो प्राइस ऑफर्स, यूनिक रेंज एंड अदर ऑफर्स। यहाँ पे लो प्राइस ऑफर्स होते हैं, अलग अलग रेंज होती है यहाँ पे कपड़ों की या फिर किसी भी चीज़ की जो भी आप शॉप करना चाहते हो। इट फॉलोज द सेल्फ सर्विस स्टाइल। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही सेल्फ सर्विस स्टाइल है। आप ट्रॉली लो, अपने आप से सामान चूज करो और बिल बनवाओ, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने स्पेशलिटी स्टोर्स पे। स्पेशलिटी स्टोर क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक चीज़, एक नीश में जैसे काम करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ है। अब जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं वो इस टाइप के स्टोर्स होते हैं जैसे कि वन टाइप प्रोडक्ट्स रखते हैं वो। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, बैंगल्स हैं, मतलब लेडीज का जितना भी प्रोडक्ट होते हैं उसको यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। और सिंगल लाइन ऑफ गुड, जैसे कि फर्नीचर ही रखते हैं। जैसे कुछ दुकानें होती हैं जो फर्नीचर ही रखती हैं, या ज्वेलरी होती है, हाउस होल्ड सामान ही होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स का सामान ही बिकता है, या फिर डोमेस्टिक अप्लायंसेस को छोटे मोटे चीज़। तो ऐसे बहुत से स्टोर्स आपने देखे होंगे। ज़्यादातर मेरे ख्याल से स्पेशलिटी स्टोर्स ही होते हैं घर के आसपास, तो जहाँ पे एक अलग से भाई कपड़ों की दुकान है, एक अलग से ग्रोसरी के सामान की दुकान है, एक अलग से अगर आपको मान लो कुछ आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सामान चाहिए तो उसके लिए अलग से दुकान होती है, स्टेशनरी के सामान के लिए कोई अलग से दुकान होती है। अब आते हैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे। तो यहाँ पर हमको क्या बताया हुआ है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर दो स्टोर्स ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर अ सिंगल रूफ। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो कि आपको वैरायटी ऑफ गुड्स आपको दे सकते हैं, और यहाँ पर एक ही सिंगल रूफ में आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेसेस और अ बिजी लोकेलिटी। बिजी लोकेलिटी में ज़्यादातर ये होते हैं आपको अलग अलग। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब है कि एक ही जगह पर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, जो ये बेसिकली स्पेशलिटी स्टोर का एकदम उल्टा माना जाना चाहिए। इट रिक्वायर्स कैपिटल टू मेंटेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूज स्टॉक ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या चाहिए भाई, कैपिटल चाहिए। कैपिटल का क्या मतलब होता है, पैसा चाहिए अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मान लो कि आपका शूज का डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे हर टाइप के शूज सैंडल्स वगैरह रखते हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए और गुड्स का जो स्टॉक है उसको रखने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है, ताकि आप बहुत ज्यादा चीजों को रख सको अपने डिपार्टमेंट अपने पूरे शॉप में, तभी वो डिपार्टमेंटल स्टोर बनेगा। द प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द एंटायर स्टॉक। जितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो एंटायर, जितना पूरा स्टॉक होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लो कि मेरा ये स्टोर है, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, मतलब मैं 4 अलग अलग तरीके की चीज़ें मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेचती हूँ, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा वो चारों की सेलिंग कितनी हुई है उस पर देखा जाता है। डिसेंट्रलाइज बाइंग होती है, जैसे कि मतलब अगर कोई चीज़ स्टोर में कम हो गई है तो वो यहाँ पर फिल कर दी जाएगी, यहाँ के लिए वो खरीद ली जाएगी। बट जब हम सेल कर रहे होते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो वो सारा सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। दे एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट इनसाइड दी स्टोर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड होम डिलीवरी सर्विसेज। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, वो लोग अंदर उसके रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं और यहाँ पे होम डिलीवरी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं। आपके घर के पास भी आपने डिपार्टमेंटल स्टोर देखे होंगे जहाँ पे आपको हर तरीके का छोटा मोटा सामान जितना भी होता है वो सारा आपको वहाँ पर मिल सकता है। अब होते हैं कुछ कैटलॉग शोरूम्स। अब इसको देखते हैं। कैटलॉग रिटेलर्स क्या होते हैं, ये रिटेलर कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब एक बंदा दुकान पे बैठा है, मान लो वो एक फाइल लेके बैठा है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसके शॉप में वो सबको उसने एक फाइल में मैनेज कर लिया है, उसके बारे में चीज़ें लिख ली हैं और वहाँ पे पूरा कैटलॉग बना दिया है। कैटलॉग जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है, मतलब ब्यूटी के प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कैटलॉग, जिसमें कितना क्रीम, हैंड वॉश, फेस वॉश, सन क्रीम, फलाना फलाना जो भी ये चीज़ें सब आती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वहाँ पे
आपको सारे मिल जाएंगी, या फिर कुछ बॉटल्स हो गई, या फिर अब कुछ घर में कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ फर्नीचर हो गया, तो इसका एक पूरा कैटलॉग है। कोई बंदा उसके शोरूम में आएगा, वो उसको सामान नहीं दिखाएंगे, उसको कैटलॉग दिखाएंगे कि देखो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, इस चीज़ की ये बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ की ये क्वालिटी है, ये फीचर्स हैं, तो वो जो बंदा होगा जो सामान खरीदने आया है ना, वो कैटलॉग देखेगा और उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसको देखकर वो बताता है कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और फिर वो लेके भी जा सकता है और होम डिलीवरी सर्विस भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कैटलॉग रिटेलर हैं, वो अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा वो लोग जो चीज़ें होती हैं हार्ड गुड्स में वो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हाउसवेयर हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब अ कस्टमर विजिट्स द शोरूम एंड मेक्स हिज और हर चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब कस्टमर जो है वो भाई आपके दुकान में आ रहा है, आपके शोरूम में आ रहा है, और अपनी जो चॉइस है आपको प्रोडक्ट की जो बता रहा है कैसे, जो भी कैटलॉग में, जो आपके कैटलॉग में किसी भी कोड नंबर होता है किसी भी आइटम का, उससे वो आपको बताता है भाई मेरे को ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पसंद आया है, मुझको ये चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अपने पास में ये देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये आपको कैटलॉग शोरूम की दिखाई दे रही है। यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट ये जो भाई बंदा खरीदना है इसको चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो जो मैडम बैठी है ये उनको बता रही हैं या फिर कुछ दिखाएंगी, है ना, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ किस लिए है, ये चीज़ किस लिए है, और उसके बाद वो कुछ नंबर होगा कैटलॉग पे, और नंबर देख के वो बता देंगे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो थी स्टोर रिटेलिंग, जहाँ पर भाई आप एक स्टोर में जा रहे हो, आपको एक फिजिकल स्पेस दिखाई दे रहा है और वहां से जाके आप चीज़ों को खरीद रहे हो। अब जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं होगा, हम कहीं भी पर्टिकुलर जगह पर नहीं जाएंगे। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होती है उस चीज को हम लोग समझेंगे। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विदाउट अ फिजिकल स्पेस और स्टोर, इट इज कॉल्ड नॉन स्टोर रिटेलिंग। जब हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये जो चीज है ये है नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग अडॉप्ट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग इज डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। अब ये जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है ये क्या करती है, ये भी ना कंज्यूमर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो सीधे आपको कहीं पे मिल जा रही है, भाई आप उससे जा रहे हो। अब क्योंकि पर अगर आप किसी स्टोर में जाते हो तो वो कहीं और से सामान लेकर आया, उसको देने वाला कहीं और से सामान लेकर आया, तो एक्चुअली में जिसने सामान बनाया, जिसने चीज़ें बनाई, आपका उसके संग कोई कनेक्ट नहीं रहता। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसका वो दो तरीके से होता है, उसको हम लोग देखते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट और एक होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। दो तरीके से नॉन स्टोर रिटेलिंग को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखो इसको देखो, ये है डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट अप्रोच। डायरेक्ट सेलिंग इज मेकिंग अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द एंड कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि भाई जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसकी फेस टू फेस बिल्कुल इंटरेक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, होम अप्लायंसेज हैं, एजुकेशनल मटेरियल है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में आ रही हैं आजकल। दिस टाइप ऑफ रिटेलिंग फॉलोज द पार्टी प्लान और द मल्टी लेवल मार्केट। पार्टी प्लान और मल्टी लेवल मार्केटिंग आपने बहुत सुनी होगी। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, वो लोग यही बताते हैं कि बीच में जो बंदा है ना, बीच में जो मिडिल मैन जो पैसे खा रहा है वो नहीं खाएगा, जो प्रोडक्टर है, जो बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ों का, उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है कंज्यूमर का, है ना। जैसे कि आपने कोई चीज़ 10 रुपए में बनाई, तो ये वाला बंदा जो है वो 20 रुपए में खरीदेगा, और इसको कितने का देगा, इसको देगा 30 रुपए में। बट अगर ये जो मिडिल मैन है ये बीच में से हट जाएगा तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को 20 रुपए में मिल जाएगा सीधे। तो ये होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ इस तरीके से मतलब समझाते हैं वो लोग जो इसके बारे में बताते हैं। दे डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑन इन्वाइटिंग टू अ पार्टी और कस्टमर्स एक्ट लाइक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटिंग टू देयर कस्टमर ऑन कमीशन बेसिस। और यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर कुछ कमीशन वगैरह मिलते रहते हैं। अब आएंगे हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में। पहले आप इसका पिक्चर देख लो, आपको जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पढ़ने जाएं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कस्टमर बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड थ्रू नॉन पर्सनल मीडिया। कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नॉन पर्सनल मीडिया से पता चलता है, जैसे कि हो गया मेल, आपने किसी को मेल भेजा, किसी ने आपका कैटलॉग देखा, आपने फ़ोन के थ्रू बताया, आप टेलीविजन पे बताया, जैसे कि मुझे नहीं पता अभी वो चैनल है कि नहीं, होम शॉप 18 करके, जब मैं छोटी थी मैं टीवी देखती थी तब वो चैनल आता था। और द इंटरनेट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। और इंटरनेट के थ्रू अगर आपको कोई चीज़ के बारे में पता चला तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट
डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग इट इंक्लूड्स। और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में क्या होता है, लोगों का वहां से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है। बेसिकली आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी चीज की, डायरेक्टली वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई कंज्यूमर इसको परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे। इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर लाइक मेल ऑर्डर रिटेलिंग। इन रिटेलिंग कंज्यूमर डेटाबेस इज यूज्ड टू डेवलप टारगेट कैटलॉग्स टू कस्टमर। आपने देखा होगा, आप किसी भी मतलब अगर आपने कहीं कोई वेबसाइट हो, कुछ भी हो, अगर आप आजकल कुछ भी करते हो तो वो लोग आपसे आपका मेल मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, उन मेल्स को संभाल के रख लेते हैं। और फ्यूचर में अगर वो लोग कुछ और बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आपको वो लोग पूरा मेल का ग्रुप बना लेते हैं, उनके पास एक डेटाबेस हो जाता है, और अपने नए प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपनी नई सर्विस के बारे में वो आप लोगों को मेल के थ्रू बताते हैं। वो एक डेटाबेस तैयार कर रहे होते हैं बेसिकली। टेलीविजन शॉपिंग पे अगर हम देखें तो ये भी एक काइंड ऑफ रिटेलिंग है। द प्रोडक्ट इज प्रमोटेड ऑन टेलीविजन विद द प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस एंड गारंटी ऑन वारंटी। जो प्रोडक्ट होता है वो टेलीविजन पे प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट के फीचर क्या है, इसका प्राइस कितना है, गारंटी मिलेगी कि नहीं, वारंटी मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से बताई जाती हैं। फोन नंबर्स आर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट सिटीज़ वेयर द प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम। आपने ये न्यूज़ चैनल्स पे बहुत देखा होगा, कोई आयुर्वेदिक दवाई आ रही है या फिर कोई भी जो चीज़ें होती हैं जो कैसे टीवी में बिकती हैं, तो अलग आप इस सिटी में रहते हो तो इस नंबर पर कॉल लगाओ, इस सिटी पर रहते हो तो इस नंबर पर कॉल लगाओ, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेली ब्रांड्स अ प्रोग्राम विच यूजुअली प्रेजेंट्स फिटनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो वो लोग बताते रहते हैं ना, एक ब्रांड है ये टेली ब्रांड, तो वो लोग फिटनेस की चीजें या फिर हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर बताते हैं तो वो बताते हैं कि भाई अगर आप इस सिटी में रहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। अब आएंगे ई शॉपिंग पे। ई शॉपिंग में क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है ना, ये कंज्यूमर को या कस्टमर को बेसिकली ये अलाउ करता है कि आप अपने घर पे ही बैठ के कंफर्टेबली किसी भी वेबसाइट के थ्रू इंटरनेट को यूज करके आप कोई भी सामान मंगा सकते हो जो कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद डिलीवर हो जाता है। जैसे आप भी कई सारी चीजें मंगाते रहते हो, अमेजोन, मिंत्रा, फेसबुक वगैरह, फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट से। टेली मार्केटिंग, तो भाई टेली मार्केटिंग जो होता है एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है कस्टमर के साथ। हम लोग फोन पे बात करते हैं, मतलब कई बार आपको भी ऐसे फालतू के फोन आते रहते होंगे, कोई इंश्योरेंस खरीद लो, ये प्रोडक्ट है इसको खरीद लो। भाई साहब मैं आपको सच बता रही हूँ, एक लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने उनको कितनी बार मना कर दिया कि भाई मुझे आरओ नहीं लगवाना या फिर मुझे मेरे आरओ की सर्विस नहीं करवानी, बिकॉज मेरे घर में आरओ नहीं है। वो फिर भी मेरे को फोन करती है कि आरओ की सर्विस करवा लो, आरओ खरीद लो। मैं उसको कम से कम नहीं तो 10-15 बार मना कर चुकी हूँ, कोई ना कोई फिर से कॉल कर देता है, पता नहीं क्यों। अब जो कंपनी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं कन्वीनियंट जिस टाइम पे वो फ्री हैं, ताकि उनको पता चल पाए कि भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। मोस्ट कंपनीज गिव देयर टोल फ्री नंबर्स फॉर कस्टमर्स टू कॉन्टैक्ट देम। अब कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कस्टमर्स को अपने टोल फ्री नंबर भी दे देती हैं कि अगर आपको फ्यूचर में हमसे कॉन्टैक्ट करना तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीकिंग एडमिशंस, तो ऐसे बहुत सारे कॉल जाते रहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन है, एडमिशन ले लो, फलाना ढिकाना। तो ऐसा चीजें होती रहती हैं। स्टोर रिटेल एंड नॉन स्टोर रिटेल के बीच के डिफरेंस को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। अगर कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हो कि मैं आपके लिए किस तरीके से इम्प्रूवमेंट और कर सकूं वीडियोस में, तो सजेशन दे देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, और मेरी वीडियो दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी रिटेल को सब्जेक्ट को पढ़ने में हेल्प हो जाए। चलो अपने टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो गाइज आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल। स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल के बीच में हमको डिफरेंसेस पढ़ने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेल में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस और स्टोर। स्टोर रिटेल में क्या होता है, कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो होती हैं वो एक फिजिकल स्पेस या फिर फिजिकल प्लेस से बेची जाती है, ठीक है, लोगों को। यहाँ पे नॉन स्टोर रिटेल में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल स्टोर या प्लेस नहीं होता हमारे पास, इसके विदाउट ही हम गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं। दूसरा है हमारे पास, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ओनरशिप एंड मर्चेंडाइज ऑफर्ड। स्टोर रिटेल को अगर क्लासिफाई करें हम तो दो बेसिस होते हैं उसके, ओनरशिप एंड वो कौन सी मर्चेंडाइज ऑफर करते हैं, इसके बेसिस पर हम स्टोर रिटेल को क्लासिफाई करते हैं। जबकि नॉन स्टोर रिटेल को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास ये अलग से दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केट। डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में आपने देखा हुआ है कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि डायरेक्ट
पर्सनल कॉन्टैक्ट, ऐसे जैसे कि हमने पढ़ा था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट मिलता है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग क्या होती है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई टेलीविजन के थ्रू, कोई इंटरनेट के थ्रू अगर आपको कोई सामान बेच रहा है, एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग होती है। तीसरे पे आते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर के साथ स्टोर रिटेल का एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नॉन स्टोर रिटेल में वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग होती है। बट बल्कि यहाँ पे स्टोर रिटेल में ये चीज़ें इनडायरेक्ट होती हैं। स्टोर रिटेल का जो मालिक है उसका रिलेशनशिप कंज्यूमर के साथ इनडायरेक्ट रहता है। स्टोर रिटेल में कस्टमर क्या करता है, शोरूम में आता है और उसके बाद बताता है कि भाई उसकी क्या क्या चॉइसेस है। जबकि नॉन स्टोर रिटेल को अगर हम देखें तो द कस्टमर बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड थ्रू अ नॉन पर्सनल मीडियम लाइक मेल, कैटलॉग। यहाँ पे नॉन स्टोर रिटेल में क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं वो आपका कोई नॉन पर्सनल मीडियम से उसको पता चलता है आपके बारे में, जैसे उसको मेल पहुंचा, जैसे उसने कैटलॉग देखा, कोई फोन से पता चला, टेलीविजन से पता चला या फिर इंटरनेट से पता चला, उसके बाद वो आपसे डील करेगा। द रिटेलर अरेंज द प्रोडक्ट, यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो प्रोडक्ट को अरेंज करता है स्टोर रिटेल में। अगर नॉन स्टोर की बात करें तो मोस्ट कंपनीज गिव देयर टोल फ्री नंबर्स फॉर कस्टमर्स टू रिस्पॉन्ड एंड सेंड द प्रोडक्ट टू देयर होम। यहाँ पे नॉन स्टोर रिटेल में क्योंकि इन लोगों का कोई स्टोर नहीं होता है, तो ये लोग अपने कस्टमर्स को टोल फ्री नंबर इन्होंने दिया होता है। जैसे हम पिछली वीडियोस में भी हमने पढ़ा कि अलग अलग सिटी का अपना अलग अलग नंबर होता है, वो फ्लैश होता रहता है नीचे कि अगर आप इस सिटी में रहते हो तो इस नंबर पे कॉल लगाओ। तो लोग नंबर पे फ़ोन करते हैं, कस्टमर जो होते हैं कंपनी को फ़ोन करके बताते हैं कि भाई हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट उनके घर पर भेज दिया जाता है। स्टोर रिटेल में क्या होता है, आपको जाना पड़ता है दुकान पर और आप ऐसे करते हो। मल्टीपल चैनल्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चैनल्स होते हैं। पहले सामान उससे आएगा, वो रखेगा अपने दुकान में, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जो नॉन स्टोर रिटेल होता है वहां पे जो चीज़ होती है वो कंपनी के पास होती है, आप कंपनी को फ़ोन लगाओ, कंपनी सीधे आपके घर पर वो सामान भेज देगी। ठीक है। सेवेंथ पे आते हैं, ऑफर्स शोन विजुअली इन स्टोर्स और मार्केट प्लेस। स्टोर रिटेल में क्या होता है, जितने भी उनके ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, वो सब आपको उनके स्टोर में या फिर मार्केट प्लेस में दिख जाएंगे। नॉन स्टोर रिटेल में क्या होता है, वही सारे ऑफर्स वो इंटरनेट या फिर ऑनलाइन बताते हैं, जैसे इंस्टा के थ्रू बता दिया, फेसबुक के थ्रू बता दिया, मेल के थ्रू बता दिया, तो इस तरीके से बताते हैं नॉन स्टोर रिटेल वाले अपने ऑफर्स के बारे में। रिटेलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं, स्टोर रिटेलर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर मान लो कि मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आए तो मैं जाके एक्सचेंज कर सकती हूँ। नॉन स्टोर रिटेलर में क्या होता है, ई रिटेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट। ई रिटेलर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली अपना सामान बेच रहा होता है। अब जैसे मान लो मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है अमेजोन, ठीक है, तो अमेजोन का मालिक सारा सामान नहीं बेचते, यहाँ पे ई रिटेलर होते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और उसके बाद अपनी एक दुकान बनाते हैं जो कि हमको सामान दिख रहा होता है। ठीक है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए। आपका सेशन 4 क्लास 9 के चैप्टर 1 का इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स, इंडियन एंड ग्लोबल रिटेलर्स के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है बेसिकली, उसकी परचेजिंग पावर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उस तरीके से नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट भी ज़्यादा बनते जा रहे हैं। जैसे कि आप किसी पोश कॉलोनी में रहते हो, वहाँ पे लोगों को हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत अगर होगी तो आसपास हाई फाई चीज़ों की दुकानें खुल जाएंगी। इसी तरीके से जैसे लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम भी बढ़ रही है, फिर उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है वैसे ही रिटेल स्टोर भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ये लोग कहना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल प्लेयर्स सच एज टाटा ट्रेंड, आरपीजी ग्रुप, फूड वर्ल्ड, म्यूजिक वर्ल्ड एंड हेल्थ एंड ग्लो, आईटीसी लाइफस्टाइल, रहेजा, शॉपर स्टॉप, हीरानंदानी, हैक, इन वेरियस अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। यहाँ पे डिफरेंट आपको ब्रांड्स बता रखे हैं कि ये होता है टाटा ट्रेंड के लिए, आरपीजी ग्रुप इस चीज़ के लिए है, आईटीसी इस चीज़ के लिए है, रहेजाज इसके लिए है, हीरानंदानी इस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में, अर्बन क्या होता है जो पूरा डेवलप्ड है, सेमी अर्बन जो थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा है, विलेज से थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो उस इलाकों में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो बहुत सेटअप हो रही हैं और अपने रिटेल स्टोर लगा रही हैं। अब हम बात करेंगे कुछ लीडिंग इंडियन रिटेल ग्रुप्स की या फिर चेन्स की, जो कि इंडिया में लीड कर रहे हैं। उनके बहुत ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग जगहों पर, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो
आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, पैंटालून्स, ये आपने पैंटालून्स किसी भी मॉल में चले जाओ, मेरे ख्याल से ये हर मॉल में आपको दिख जाएगा। पैंटालून्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का है। तो ये लोग मेनली पैंटालून्स जो है वो डील करते हैं क्लोथिंग में, लेदर प्रोडक्ट्स में एंड फुटवेयर में। इट हैज़ अबाउट 130 रिटेल स्टोर्स इन इंडिया। 130 रिटेल स्टोर्स हैं इंडिया में इस ब्रांड के, पैंटालून्स के, और ज़्यादातर मॉल्स में ये ब्रांड आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो ब्रांड है ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, लोग इनको पहचान रहे हैं और इनके हाई फाई रेट होते हैं हर चीज़ के। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तभी वो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। फ्यूचर रिटेल पे आते हैं अब। फ्यूचर रिटेल इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप एक कंपनी है, मतलब तो उसकी एक ग्रुप है फ्यूचर ग्रुप, उसकी एक कंपनी है फ्यूचर रिटेल। इंडियाज रिटेल पैनियर केटरिंग टू द एंटायर इंडियन कंजम्पशन स्पेस। Future Retail Limited focuses on large sized value department stores and small neighborhood store. Future Retail क्या है? Future Retail Limited जो है ये या तो large size value department stores बना रहे हैं या फिर छोटे छोटे स्टोर्स बना रहे हैं। ठीक है, चेन्स बना रहे हैं स्टोर्स की, जैसे कि बिग बाजार हो गया, बिग बाजार जेनेक्स हो गया, हाइपर सिटी हो गया, एफबीबी हो गया, इजी डे, फूड हॉल, ई जोन, फूड वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि फ्यूचर रिटेल जो ग्रुप है फ्यूचर ग्रुप उसकी कंपनीज हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सी कंपनीज के नाम भी ना सुना हो, आपने ये भी ना सुना हो कि फ्यूचर ग्रुप क्या है, फ्यूचर रिटेल, हो सकता है आपने ना सुना हो, बट ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि देखो कुछ लीडिंग ग्रुप हैं इंडिया में जिनके बहुत सारे रिटेल आउटलेट हैं और आजकल ये पूरे इंडिया में अपने रिटेल स्टोर इन लोगों ने खोल रखे हैं और वहाँ से अब लोग अपना सामान जो है वो सेल कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अब जैसे वहाँ पे हमने देखा कि पैंटालून्स के 130 स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में, तो अगर हम इसके देखें फ्यूचर रिटेल के तो यहाँ पे 570, पूरे इंडिया में 570 रिटेल स्टोर्स हैं इन लोगों के। ठीक है, फ्यूचर रिटेल ग्रुप के। अब आ जाते हैं रिलायंस। अब आपने कुछ सुना या ना सुना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिलायंस का नाम ना सुना हो, रिलायंस का नाम सबने सुना हुआ है। ठीक है, और ये रिलायंस ऐसे सिम कार्ड्स, फोन वगैरह से बनी थी कंपनी और आज के टाइम में ये लोग ग्रॉसरी का सामान भी बेच रहे हैं और सब कुछ इन लोगों ने, मतलब एक तरीके से सारा मार्केट को टैप करने की इन लोगों ने सोच रखी है। तो देखो यार, रिलायंस रिटेल क्या है? रिलायंस जो रिटेल है ये एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी मतलब होती है जैसे कि एक बड़ी कंपनी होती है और एक उसकी छोटी कंपनी होती है, तो इसके भी कुछ शेयर इसके अंदर होते हैं, बल्कि जो बड़ी कंपनी होती है उसके ज़्यादा शेयर इस कंपनी में होते हैं, तो छोटी वाली जो कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। तो जो यहाँ पे बड़ी कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी एक छोटी कंपनी है रिलायंस रिटेल, जो कि रिलायंस रिटेल है। ठीक है, और इसकी ये कब फाउंड किया गया था? 2006 में, 2006 में ये फाउंड किया गया एंड बेस्ड इन मुंबई। ये मुंबई बेस्ड है। इट इज द लार्जेस्ट रिटेलर इन इंडिया। रिलायंस रिटेल लार्जेस्ट रिटेलर है इंडिया में, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये नॉर्मली पता होना चाहिए आपको कि लार्जेस्ट रिटेलर जो है अगर इंडिया में इस टाइम पर, तो वो रिलायंस रिटेल ही है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू उसको इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है क्योंकि वो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है ना उस सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको रिलायंस के रिटेल में मिल जाएंगी, समझ लो। इट्स रिटेल आउटलेट्स ऑफर फूड, फूड हर तरीके का आपको मिल जाएगा, ग्रॉसरी के जितनी भी चीज़ें सब मिल जाएंगी, एपरल मतलब क्लोथिंग होता है वो सब भी मिल जाएगा, फुटवेयर वो भी आपको मिल जाएगा, लाइफस्टाइल एंड होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट वो भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्म इम्प्लीमेंट जो कि फार्मर्स यूज करते हैं, उन औजारों को कहते हैं फार्म इम्प्लीमेंट्स, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी और हर तरीके की चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। द कंपनीज आउटलेट्स ऑल्सो प्रोवाइड वेजिटेबल, इवन ये वेजिटेबल भी दे सकते हैं आपको, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी आप ले सकते हो उनके रिटेल स्टोर से। रिलायंस रिटेल फोकसेज ऑन कंज्यूमर गुड्स, ये फोकस करते हैं किस चीज़ पे कि कंज्यूमर को गुड्स मिले, कंज्यूमर को ड्यूरेबल्स मिले। ठीक है, ट्रैवल सर्विसेज भी इवन ये देते हैं, एनर्जी से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है, जितने प्रोडक्ट होते हैं वो भी मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट एंड लेजर के प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएंगे, हेल्थ एंड वेलबींग प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एज वेल एज प्रोडक्ट्स ऑन एजुकेशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मैंने जैसे बोला कि पूरा लाइफ जो होती है ना उससे रिलेट, उस लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ना सब हर चीज़ उन्होंने अपने पास रखी है, तभी ये इंडिया का आज के टाइम में लार्जेस्ट रिटेलर है
मुंबई बेस्ड है, लार्जेस्ट रिटेलर इन इंडिया रिलायंस रिटेल को कहा जाता है, क्योंकि अपने रिटेल स्टोर्स में ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। और यहाँ पर आजकल एक और ट्रेंड बना है कि वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, कि एक बंदा एक ही जगह पर आए और अपना सारा सामान ले जाए, तो कुछ उस तरीके की सर्विसेज भी हैं। अब आ जाता है तीसरा हमारे पास, चौथा, शॉपर्स स्टॉप। शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड इज ए रिटेल कंपनी। अब हो सकता है आपने इसका नाम सुना ना हो। शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड एक रिटेल कंपनी है ओन्ड बाय के रहेजा कॉर्पोरेशन ग्रुप। देयर आर 83 स्टोर्स अक्रॉस 38 सिटीज इन इंडिया। शॉपर्स स्टॉप की अगर हम बात करें तो ये जो रिटेल कंपनी है, इसके इंडिया के 38 सिटीज में लगभग 83 स्टोर्स आपको मिल जाएंगे विद क्लोथिंग, एसेसरीज, हैंडबैग, शूज, ज्वेलरी, फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक्स, हेल्थ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, होम फर्निशिंग एंड डेकोर प्रोडक्ट्स भी हैं। द कंपनी ऑपरेट्स 3 बिजनेस सेगमेंट्स, रिटेल ऑपरेशंस, प्रॉपर्टी ऑप्शंस एंड अदर्स। मुझे ऐसा लगा अभी कि आपको लग रहा होगा कि आप ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो। आप ये चीज़ें इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में, क्योंकि आप रिटेल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इंडिया में रिटेलर कौन कौन बड़े रिटेलर हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि ये रिटेलर बड़े हैं, आपको ये भी जानना चाहिए, ये आपको एक पर्सनल लेवल पर रिसर्च करना चाहिए कि अगर ये रिटेलर्स इतने बड़े हुए हैं, आजकल सिर्फ इनका इंडियन बेस्ड है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ग्रो करी है। जब हम ग्लोबल ब्रांड्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें हैं, तो आपको ये खुद सर्च करना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे इतनी आगे बढ़ी हैं, ताकि आप ये सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ो ही नहीं, इवन उसको समझो भी, उसको कुछ रिलेट भी कर सको। और जैसे आपने वोकेशनल सब्जेक्ट ये लिया है तो आपकी लाइफ में भी कुछ इससे बेनिफिट आपको मिले। तो हो सके तो अगर आप एक दो कंपनी की केस स्टडी ज़रूर देखना कि ये कैसे कैसे शुरू किया, कौन कौन से पहले चीज़ें थी, फिर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ये इतना डेवलप हुई, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंट लिमिटेड। अब हम इसको देखेंगे। ट्रेंट इज द रिटेल हैंड ऑफ द टाटा ग्रुप। ये जो ट्रेंट है ये टाटा ग्रुप का रिटेल हैंड है। स्टार्टिंग इन 1998 में, 1998 में ये स्टार्ट हुआ था। ट्रेंट ऑपरेट्स वेस्ट साइड। वेस्ट साइड भी एक क्या है, वन ऑफ द मेनी ग्रोइंग रिटेल चेन्स इन इंडिया बेस्ड इन मुंबई। ये वेस्ट साइड क्या है, एक रिटेल चेन समझ लो आप इसको, जो कि क्लोथिंग वगैरह में डील करते हैं। तो ट्रेंट जो है वो उसी को ऑपरेट करता है, मुंबई बेस्ड है, मुंबई में चलते हैं ज्यादातर। जैसे लैंडमार्क, ठीक है, लैंडमार्क क्या है, एक बुक स्टोर चेन है विद ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स इन वेरियस लोकेशन ऑफ इंडिया। ब्रिक्स एंड मोर्टार स्टोर्स हैं यहाँ पर, और जो कि अलग अलग इंडियन लोकेशन में हमारे पास है, देखने को मिल जाती हैं। द कंपनी हैज रिटेल स्टोर्स इन 42 मेजर इंडियन सिटीज। और इस कंपनी की अगर आप रिटेल स्टोर्स की बात करोगे तो 42 मेजर इंडियन सिटीज में इनके स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अंडर द वेस्ट साइड ब्रांड। वेस्ट साइड क्या है, एक रिटेल चेन है, इनके ग्रुप अलग अलग इनके रिटेल स्टोर्स होते हैं, ये तो एक रिटेल चेन है। ट्रेंट ऑल्सो ऑपरेट्स दी हाइपर मार्केट स्टार बाजार इन 8 इंडियन सिटीज। अभी जो ट्रेंट है ये हाइपर मार्केट स्टार बाजार भी 8 इंडियन सिटीज में, हाइपर मार्केट स्टार बाजार भी ये ऑपरेट करते हैं। और आप इनका जो ये मार्केट है, ये जो शोरूम है, आप इसको देख सकते हो कितना फैंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतना डेवलप हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक दो कंपनी की जो केस स्टडी है आप उसको ज़रूर पढ़ना, तो आपको और भी अच्छे से, मतलब आपको और इंटरेस्ट आएगा। अभी आई थिंक आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बट अगर आप किसी कंपनी को देखोगे कैसे शुरू हुई, कैसे ग्रो हुई, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन लीडिंग ग्रुप की बात करें अगर, तो वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड worked as value for money retail segment as the first retail store in Gujarat in 2003। वी मार्ट रिटेल लिमिटेड जो स्टोर्स हैं इनके, ये गुजरात बेस्ड है, 2003 में शुरू हुआ है इन्होंने। एंड वर्कड एज वैल्यू फॉर मनी रिटेल सेगमेंट, कि इन्होंने ये क्या कहा है कि अगर हम मनी ले रहे हैं तो वैल्यू दे रहे हैं, तो इस तरीके कुछ रिटेल सेगमेंट है। फर्स्ट रिटेल स्टोर वी मार्ट का जो खुला था वो खुला था गुजरात में। 2006 में इसका नेम बदल के कर दिया गया वी मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। वी मार्ट स्टोर्स ऑफर्स एपरल्स। एपरल्स वही क्लोथिंग होते हैं। ये स्टोर्स क्या ऑफर करते हैं, क्लोथिंग ऑफर करते हैं, जनरल मर्चेंडाइज ऑफर करते हैं, और किराना गुड्स भी ऑफर करते हैं। दे हैव 179 स्टोर्स अक्रॉस 149 सिटीज इन 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडियन 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 149 सिटीज में 179 स्टोर है वी मार्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के। Globally, retailing is a huge and highly regulated sector।
पढ़ना शुरू करें तो अगर ये कह रहे हैं कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो रिटेलिंग जो है ना वो बहुत ही एक ह्यूज एंड हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है, जो कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से आज के टाइम में चल रहा है और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वर्क इसमें हो रहा है। Global retailers also find opportunities in different countries with strong and emerging markets such as China and India. अब जो ग्लोबल रिटेलर्स है, अब ग्लोबल रिटेलर्स के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ऐसे कितने सारे रिटेलर्स को जानते होंगे जो कि इंडिया बेस्ड नहीं है, पर इंडिया में आज भी बहुत अच्छे तरीके से अपना उन्होंने बिजनेस सेटअप कर रखा है और अपना काम कर रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसकी बाटा की चप्पल। बाटा की चप्पल आप खुद सर्च करके मुझे कमेंट में बताना कि वो कौन से कंट्री की है, ये जो बाटा कंपनी है, ठीक है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि बाटा जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, बट वो इंडियन ब्रांड नहीं है। तो ये कितना बड़ा रिटेलर है और इंडिया में इसने किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है, ठीक है। ये बता रखा है कि भाई ग्लोबल रिटेलर्स किस तरीके से अपने को एस्टेब्लिश कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में जाके, खास करके ऐसी कंट्रीज जहाँ पर जो जीडीपी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों के पास, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अमीर हो रहे हैं। अमीर इन द सेंस कि उनके पास पैसा आ रहा है। अब लोगों ने अलग अलग वेज ढूंढ लिए हैं कमाने के। ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम लोगों को मिल रही है, ठीक है। मतलब वो जो सेव कर रहे हैं वो ज़्यादा उनके पास हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। इनकम उनकी अच्छी हो रही है, उनके एक्सपेंडिचर के बाद भी उनके पास चीज़ें पैसे बच जा रहे हैं तो वो और ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इंक्रीजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग आर कंबाइनिंग टू ड्राइव द ग्लोबल रिटेल इंडस्ट्री। तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, कंज्यूमर जो है वो बहुत पैसे खर्च कर रहा है अपने लग्जरियस लाइफ को। अपनी लाइफ को यार हर कोई अच्छा बनाना चाहता है ना, और अच्छा बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। तो जिसके पास पैसा है वो अलग अलग चीज़ें खरीदेगा, जिससे खरीदेगा तो उस रिटेलर को ऑफकोर्स फ़ायदा तो होएगा ही ना। तो ये वही चीज़ है। ये जो चारों फैक्टर है ना कि जीडीपी बढ़ रही है, बुर्जनाई पॉपुलेशन के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम हो रही है, कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये जो चारों फैक्टर्स है 1 2 3 4, यही चारों फैक्टर है जो कि रिटेल सेगमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इनको, इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो यहाँ से मिल रहा है। अब हमारे पास कुछ टॉप 10 रिटेलर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि देखो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। उसमें से बहुत ही मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो इंडिया का हो यहाँ पे। और अमेजोन यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अमेजोन की, तो अमेजोन यूएसए की कंपनी है, पर आज के टाइम में अगर आप इंडिया में किसी से पूछोगे तो शॉपिंग मीन्स अमेजोन है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेजोन से शॉप करते हैं। तो ये चीज़ है। वॉलमार्ट में भी बहुत लोग शॉप करते हैं। तो ये यूएसए बेस्ड कंपनी है। कॉस्को यूएसए बेस्ड, क्रॉगर यूएसए बेस्ड, वॉलग्रीन यूएसए, टेस्को यूके, कैरेफोर फ्रांस, मेट्रो जर्मनी, द होम डिपोट यूएसए, टारगेट कॉर्पोरेशन यूएसए। तो ये ऐसे ग्लोबल रिटेलर्स हैं जो कि इंडिया के नहीं है किसी पर्टिकुलर और ऐसा हो सकता है कि ये रिटेलर भी अपने खुद की कंट्री में इतना ज़्यादा वो ना कर रहे हो, बट ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड का अगर डेटा देखा जाए तो छोटे छोटे देश जो हैं, जो कि 4 फैक्टर मैंने आपको बताए, उन तरीके की जो कंट्रीज है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से इन्होंने अपने आप को ऐसा सेटअप किया है, कैसे वो इतने बड़े ग्लोबल रिटेलर बने, ये आपको ऑफ कोर्स जानना चाहिए। आपको इनका केस स्टडी पढ़ना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ रिटेलिंग एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 टाइप की रिटेलिंग हमको अभी तक देखने को मिली है। एक तो फिजिकल रिटेलिंग होती है जहाँ पे भाई आपके पास स्टोर होता है, स्टोर में लोग आते हैं, आपसे सामान खरीदते हैं, जैसे कि हो गया रिलायंस जहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिल सकता है, बिग बाजार, वी मार्ट। तो ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर आप रिटेल शॉप करते हो। आप जाते हो, यू पर्टिकुलरली गो इन द शॉप एंड है ना, उसके बाद सामान खरीदते हो एंड वगैरह वगैरह। ई रिटेलिंग क्या होता है, जब आप अपने घर पे अपने स्पेस में बैठ के आप किसी प्रॉब्लम के बिना ही अपना आराम से, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ऑनलाइन फीचर है, आप अमेजोन से, स्नैपडील से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, नाइका से या फलाना जितना भी कुछ है उन सब से आप ई रिटेल कर सकते हो। मतलब अपने घर पर बैठ के आप शॉपिंग कर सकते हो। अ रिटेल ब्रांड स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस ड्राइव्स ब्रिक एंड मॉर्टर सेल्स एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या बोलता है कि अगर कोई रिटेल ब्रांड है, ठीक है, मतलब उसके खुद के स्टोर्स हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर सेल्स मतलब कि अगर आपकी कोई दुकान है और उसका एक डिजिटल प्रेजेंस भी है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देती है और उस चीज़ को। और अगर आपकी कोई डिजिटल प्रेजेंस है और आपने अपना स्टोर भी खोल लिया तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। व्हेन डिफरेंट मीडिया एंड ट्रांजैक्शनल चैनल्स वर्क इन हार्मनी द ब्रांड इज मोर रेलेवेंट। जब डिफरेंट मीडिया
और जितने भी ट्रांजैक्शनल चैनल्स हैं जब एक साथ काम करते हैं तो जो ब्रांड है वो बहुत रेलेवेंट हो जाती है, लोगों के बीच तक वो उसका नाम पहुंचता है और वो बहुत फेमस हो जाती है। और व्हेन एनी एस्पेक्ट इज अनरिमार्केबल और क्रिएट्स फ्रिक्शन द ब्रांड सफर्स। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ अनरिमार्केबल होती है या फिर फ्रिक्शन क्रिएट करती है, कुछ भी होता है, तो जो ब्रांड है उसको सफ़र करना पड़ता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी मैं अपने वीडियोज़ में बताऊँ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप ज़रूर लिख देना वहाँ पे, सो मैं आपके लिए ये भी कर सकती हूँ। सो आज के वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। चल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।